वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर इंग्लिश पेडागोजी सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम टीएलएम और मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस के वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। देयर आर मैनी इंस्ट्रक्शनल एड आर यूज्ड बाय टीचर ड्यूरिंग टीचिंग इज सो मैनी इंस्ट्रक्शनल ये जो मटेरियल हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें क्यों यूज़ की जाती हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस। तो एम ऑफ टीचिंग में क्या आ जाएगा, चेंज द लर्निंग चांस द लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेक टीचिंग प्रोसेस अपग्रेडेड, टीचिंग प्रोसेस को अपग्रेड करना। अनमेक टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इन दिस एरा of technology advancement in the education field, which is the most following is most effective means of the gaining knowledge by learners। तो लर्नर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, ऐसे समय में कैसे व्यक्ति अपनी चीज़ों को सीख सकता है, तो वो वीडियो और ऑडियो के जो टीएलएम हैं उनसे सीख सकता है और उनके बारे में जान सकता है। यूजिंग रियलिया इन लैंग्वेज क्लास मीन्स द ब्रिंगिंग। रियलिया को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम क्या लाते हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशन टू द कम्युनिकेशन। रियल लाइफ सिचुएशन को कम्युनिकेशन में लाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट एज अ टीचिंग एड, कम्युनिकेशन रियल लाइफ सिचुएशन लाते हैं कम्युनिकेशन में, रियल ऑब्जेक्ट एज अ टीचिंग एड, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑफ द लर्नर्स। ऑल ऑफ द above will be the right answer for this। And there are a teaching aid which are centered around certain skills such as reading, listening and pronunciation। Such reading aids are called, ये जो हमारे रीडिंग एड्स हैं, ये जो लिंगुअल टीचिंग एड जो हमारा होगा जिससे कि हम प्रोनाउंसिएशन को मोर इफेक्टिव और प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद एवरीबॉडी लाइफ इज यूज्ड इन द क्लासरूम। कौन सी चीज है जो First, the object associated with the everybody life to be used in the classroom। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हर एक की जिंदगी में यूज होता है और उसको हम क्लासरूम में यूज करते हैं, तो उसे हम रियलिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज फॉर। किस चीज के लिए लैंग्वेज में ऑडियो विजुअल यूज को यूज किया जा सकता है, मटेरियल यूज किया जा सकता है। कम्युनिकेशन के लिए किया करते हैं, रिटेंशन के लिए करते हैं एंड सेविंग टाइम, बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड इन क्लासरूम। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, most effective teaching aid in the classroom is non-projected, direct experience और projected। तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा समझ में आती है वो है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर हम बच्चे को पहले से ही उन चीज़ों को एहसास करा देंगे तो हम आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड डिपेंड ऑन लार्जली अपॉन, कहाँ पर, एज ऑफ द स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एज एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको पता है एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है। While learning a language, the instruction provide opportunity to independent study, wide range reference of the material and immediate feedback about this achievement। तो कैसा अचीवमेंट इस विषय पे दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंप्यूटर एडेड CAI जो है, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसी से हम बच्चों को बता सकते हैं। द बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड, टीचिंग एड को यूज करके क्या चीजें फॉलो की जाती हैं, स्टूडेंट बिकेम एक्टिव इन क्लासरूम, टीचर बिकेम एक्टिव इन टीचिंग, टीचिंग बिकेम इफेक्टिव। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट अ विजुअल एड। विजुअल एड में क्या नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में टेप रिकॉर्डर हमारा ऑडियो है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो भाषा प्रयोगशाला के सभी उद्देश्य पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग एड। गुड टीचिंग एड का अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, इट शुड बी वेरी स्मॉल,
it should be accurate in every aspect, it should be easily portable, it should be up to date। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि it should be very small का बहुत जरूरी नहीं है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है while selecting the teaching learning material in teachers should take the care of following points: price, practicality and teachability। all of the above will be the right answer, क्योंकि टीचर को सब कुछ देखना होगा। which of the following is not main characteristics of instructional material। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? सेविंग एंड टाइम बिल्कुल होना चाहिए, मेकिंग लर्निंग परमानेंट होना चाहिए, एंड देन सेव पेपर। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कॉन्सेप्ट सेविंग पेपर से नहीं है, तो इसलिए हम सेविंग पेपर को ही टिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बनाना उसका उद्देश्य होगा। अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड इन द क्लासरूम फॉर। टीचर को एक क्लासरूम में टीचिंग एड क्यों यूज करनी चाहिए? यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कंप्लीट आती हैं। नेक्स्ट है टीचर ब्रॉट अटेंशल्स टॉयज फ्रॉम होम टू टीच वोकैबुलरी इन क्लासरूम टीचिंग या कॉन्टेक्चुअल यूज। व्हाट आर दीज मटेरियल नोन एज अ। ये मटेरियल क्या कहलाते हैं? वो मटेरियल जो कि क्लासरूम में कंफर्मेशन के लिए लाएंगे, ये रियलिया कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है। वो चीज़ जो कॉमन लाइफ से हम एक्चुअल लाइफ से उठा करके क्लासरूम में लेके आएंगे, वो रियलिया कहलाएगी। टीचिंग इन लैंग्वेज ऑफ अ टेक्स्ट बुक इज। अगर हम लैंग्वेज टीचिंग में टेक्स्ट बुक को देखें तो टेक्स्ट बुक हमारा किस तरीके का सोर्स है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और ये हमारा बेसिक सोर्स के रूप में जाना जाता है। ऑथेंटिक मटेरियल रेफर्स टू। हमारा ऑथेंटिक मटेरियल क्लासरूम में कौन सा होता है? तो ऑथेंटिक मटेरियल के बेस में अगर आप देखें तो एनी टेक्स्ट डेवलप इन द टेक्स्ट बुक राइटर, नहीं, इसको तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये नहीं हो सकता। हम कंफर्मेशन लेंगे तभी चलेंगे, यानी हमारे क्लासरूम में वही मटेरियल आना चाहिए जो कंफर्म है। टेक्स्ट ऑडियो विजुअल एड डेवलपमेंट और रिटन ऑन अ कॉन्ट्राइव इन नेचुरल लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट, ये आ सकता है, बट एनी वर्ड इसमें मिस कर रहा है। एनी क्रिएशन टेक्स्ट रिटन बाय द लिटरेरी एंड ऑथर्स ऑफ पोएट, ये लार्ज क्लास के लिए है। एनी टेक्स्ट वीडियो और टेक्स्ट डेवलप रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखें तो ये अगर चीज आती है तो जो कॉन्ट्राइव है एंड रिटन है, वर्ड रिटन इन कॉन्ट्राइव्ड, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा डी ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज पर बेस होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू टीच द वोकैबुलरी इन क्लासरूम ऑफ ग्रेड टू देयर चिल्ड्रन लर्निंग इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। तो अगर हम सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में हमें पिक्चर डिक्शनरी को यूज करना होगा, जहां पर कि वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। द फॉलोइंग इज नॉट अ इंट्रेंसिक क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। गुड टेक्स्ट बुक का अच्छा क्राइटेरिया क्या नहीं है, ये बात याद रखना है। लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी होनी चाहिए, स्टाइल एंड प्लानिंग होनी चाहिए, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि क्या चीज है? तो प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग से हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीजें कमर्शियल हैं। कंटेंट से रिलेटेड इंट्रिंसिक चीजें होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इनमें से कौन सी चीज टीचिंग लर्निंग मटेरियल में नहीं है? मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेफरेंस बुक, पिक्चर एंड चार्ट। तो अगर हम देखें तो वैसे तो इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेडियो ब्रॉडकास्ट को हम विजुअल पे यूज नहीं कर सकते, ये बात याद रखना है, क्योंकि वहां पे वो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहा है। मटेरियल यूज्ड इन बाय अ लैंग्वेज टीचर टू मेक हिज टीचिंग मोर प्रोसेस इज। अगर हम मटेरियल जो कि लैंग्वेज टीचर के द्वारा यूज किया जा रहा है, उसको हम किस संदर्भ में देखेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल नाम देंगे। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ओपन एजुकेशन रिसोर्स हमारा OER फॉर्म में होता है। OER इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हाट आर द 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ ओपन पब्लिशिंग अंडर ओपन एजुकेशन रिसोर्स। तो इसमें रीयूज, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवाइज, रिमेक्स एंड रिटेन सब कुछ आता है, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव अंडर OER। OER के तहत क्या क्या चीजें अंडर प्रोग्रेस हैं या क्या क्या चीजें डेवलप की गई हैं?
तो यहाँ पर NPTEL ये है, साक्षात है, EPG पाठशाला है, एकलव्य है, NIOS है एंड NROER है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन जी सही हो जाएगा। व्हाट इज मेन यूज ऑफ द मूक? मूक क्या है? तो मूक को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मूक के बारे में देखें तो ये फ्री मैसिव ओपन रिसोर्स है और ये एनी एज ग्रुप के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही करेंगे। मूक इज अ मॉडल फॉर, तो ये मॉडल, मूक का मॉडल किसके लिए है? तो मूक डिलीवरिंग कंटेंट के लिए है, तो ये डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट है। व्हाट इज मूक? मूक क्या है? तो मूक के बारे में अगर आप देखें तो ये एक ओपन कोर्स स्टडी मेड अवेलेबल इन इंटरनेट विदाउट चार्जेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसको हम ओपन OER फॉर्म कहते हैं, जो कि लोगों को मैटर प्रोवाइड कराता है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज अ मूक प्लेटफॉर्म? तो मूक प्लेटफॉर्म इनमें से कौन है? तो मूक कोर्सेरा ये हमारा मूक फॉर्म के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी लर्निंग मटेरियल या बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारा लिटरेचर मिलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को देख करके हमें नीचे रेफरेंस देना है। ऑनलाइन कोर्सेज एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस बाय वेब, बिल्कुल सही है। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं ये। ओपनिंग लर्निंग, ओपन लाइसेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड लर्निंग गोल्स टू प्रमोट द रीयूज एंड रिमिक्स ऑफ रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये किसके बारे में सही हैं या ये किसके बारे में सही बात कही जा रही है? तो ये बातें जो यहाँ पर हैं, ये सारी की सारी बातें 1, 2 आर मॉडल एंड 3 इज अबाउट मूक। ये प्लेटफॉर्म हमारा उसके लिए है, लेकिन जहां पर हम तीसरे की बात करेंगे वो हमारी मूक के बारे में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। what is important of the blackboard in teaching classroom? तो chalk and talk continues to very effective in teaching, cheapest visual aid है, इसलिए हमें ऑप्शन सी को टिक करना होगा। नेक्स्ट है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा एडगर डेल महोदय के द्वारा दिया गया था। विच वन इज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग ऑर्डर असेंडिंग टू द डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस? तो डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस के करेक्ट लेवल को अगर आप देखें तो क्या चीज होती है, वहां पर क्या चीजें हैं? तो अगर आप एडगर डेल महोदय के करेक्ट कोन एक्सपीरियंस को देखेंगे तो वहां पर क्या चीज आएगी? यहां पर ये देख लीजिएगा कि ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही नहीं होगा। विजुअल सिंबल्स, विजुअल वर्बल सिंबल, मोशन पिक्चर्स एंड स्टिल पिक्चर, तो ये चीजें आधार से फ्रेम की ओर जा रही हैं। वर्बल सिंबल यानी मौखिक सिंबल, विजुअल सिंबल, फिर दिखाई देने वाले स्टिल पिक्चर, मोशन पिक्चर। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस में हमें ये ऑप्शन सी नजर आ रहा है, जहां पर कि हम इस चीज को देखेंगे, क्योंकि आधार मोशन पिक्चर हमेशा सबसे ऊपर आएंगी और वर्बल सिंबल सबसे नीचे आएंगे। कोन ऑफ एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पर आधार होगा, फिर इस तरीके से ऊपर उठते जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट लर्निंग इन लैंग्वेज? तो लर्निंग इन लैंग्वेज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है? तो हमारी लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पर हम लैंग्वेज को यूज कर सकें। मीन्स ग्राफिकल आ पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूजिंग ग्राफ, कौन सी चीज है जो ग्राफिकल पिक्चोरियल पिक्चराइजेशन या रिप्रेजेंटेशन देती है? तो इसे हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। यानी जब हम डेटा को एक पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं तो उसे हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। चार्ट आर यूज्ड टू शो द सक्सेसिव डेवलपमेंट, द इवेंट और द फैक्ट आर कॉल्ड। जो सक्सेसिव डेवलपमेंट दिखाते हैं यानी एक के बाद दूसरा डेवलपमेंट आता जाता है, उसे हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं, जहां पर कि पहले ये चीज आती है, फिर इसके बाद ये चीज आती है, फिर इसके बाद ये चीज आती है। तो इस तरीके से जब हम कोई चार्ट बनाएंगे तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा जो है मे बी प्रेजेंटेड बाय दिस चार्ट एग्जांपल यूजिंग द मेजरिंग पॉपुलेशन कॉल्ड। तो पॉपुलेशन को देख करके जब हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन को देख करके, पॉपुलेशन के बारे में अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो हमें ग्राफिकल चार्ट बनाना होगा, जिसमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर के नीचे या इस ओर ऐसे करके जाता दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ चार्ट बनाएंगे। देन स्टेप फॉलोड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट मैप, जब हम कॉन्सेप्ट मैप को बनाते हैं यानी किसी बच्चे को कुछ समझाने के लिए कोई मैपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो हमें आइटम सेलेक्ट करना होता है, चूज कीवर्ड्स एंड क्लस्टर द कॉन्सेप्ट।
सबसे पहले हमें देखना है हम मैटर क्या दे रहे हैं, फिर हम देखेंगे कैसे दे रहे हैं और फिर हम उसका मैप बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यूज्ड इन अ इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर किसको यूज किया जाता है, तो हम बुलेटिन बोर्ड को इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर यूज करते हैं। प्रोजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज अ, प्रोजेक्टर को आप किस नाम से जानते हैं या प्रोजेक्टर का क्या दूसरा नाम हो सकता है, तो मैजिक लैंटर्न, एडीडाइस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब के सब सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपको सही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑडियो एड। ऑडियो एड में आप देखें तो ब्लैक बोर्ड और फिल्म, ये दोनों की दोनों हमारी विजुअल हैं, इसलिए इसको नहीं टिक करेंगे। और जो फिल्म है ये हमारी जो रेडियो है ये ही हमारा केवल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। यहाँ पे बोथ ए एंड बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट हेल्पफुल ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो विजुअल एड में हमारा टेलीविजन, फिल्म, रेडियो या ऑल ऑफ अबव। तो ऑडियो विजुअल एड की बात की गई है तो फिल्म हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो विजुअल एड के रूप में जानी जाएगी। ऑप्शन बी को हम यहाँ पर टिक करके चलेंगे। और फिल्म चूंकि दिख रही है हमें किस में दिखेगी, तो हमारा ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। तो ऐसे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप फिल्म या टेलीविजन में किसी एक को टिक करेंगे। हाँ, मेरा वोट आपको ऑप्शन ए की ओर जाता दिखेगा, मैं टेलीविजन को टिक करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। व्हाट आर वेरियस मेथड्स। वेरियस मेथड हमारे कौन से हैं जिनसे कि हम टीचिंग को इंडिया में मेंटेन कर सकते हैं, यानी इंडिया में इंग्लिश टीचिंग के लिए वेरियस मेथड हमारे कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, बिलिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट एंड नेचुरल मेथड है, ऑडियो विजुअल मेथड है, लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड है, सिचुएशनल अप्रोच मेथड है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंडिया। स्ट्रक्चरल अप्रोच को इंडिया में पढ़ाने के लिए क्या फीचर्स यूज करेंगे, तो वर्ड ऑर्डर पहले पढ़ाएंगे, फिर पैटर्न ऑफ द फॉर्म पढ़ाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज अ। अगर हम सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग को बात करें तो ये हमारी ओरल अप्रोच के रूप में जानती जाती है। which is not a criteria of selective structure। सिलेक्टिव स्ट्रक्चर का क्या क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखें हम यूजफुलनेस होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी एंड टीचेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन फैमिलियरिटी ट्रैप इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फसाइजेस दैट। स्ट्रक्चरल अप्रोच जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम किस बात पे कंप्लीट करते हैं, किस बात पर ध्यान देते हैं, क्या वोकैब पे, बिल्कुल नहीं, फोनिक आइटम्स पे नहीं, डिफिकल्ट वर्ड टू बी सीक्वेंस, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं बट उतनी नहीं। चौथे क्वेश्चन उसको ऑप्शन को देखें तो इसेंशियल स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी सेलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रोसेस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's why option D will be the right answer. Which of the following cannot be the advantage of a structural method? Structural method का advantage क्या नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या है, carefully selected the graded material लैंग्वेज, ये तो है ही है। suitable for higher classes, ठीक है। लैंग्वेज is taught in a meaningful situation, बिल्कुल सही है। stress on habit formation, ये बिल्कुल नहीं है। तो स्ट्रक्चरल मेथड में इसीलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और इसी को हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिचुएशन अप्रोच टू द लैंग्वेज टीचिंग ट्राइज टू टीच इंग्लिश इन द सेम मैनर एज चिल्ड्रन लर्न। सिचुएशनल अप्रोच क्या करती है, बच्चों को इंग्लिश उसी तरीके से सिखाने की कोशिश करती है जिस तरीके से बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं। इन सिचुएशन अप्रोच टीचर किस बात पे कोशिश करता है, तो जो सिचुएशनल लैंग्वेज है उसमें टीचर किस बात के लिए इफेक्ट करता है, तो टीचर क्रिएट लाइफ लाइक सिचुएशन बनाता है और क्लासरूम में टीचिंग लैंग्वेज पढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विद। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस बात से कंफर्म होती है, तो कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज हमारी इनहैंसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स से कंप्लीटेड होगी और इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। स्ट्रक्चरल टीचिंग अप्रोच एडवोकेट्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच किस बात पे एडवोकेट करती है, क्या बताने की कोशिश करती है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच बताती है कि ग्रेडेशन और सिलेक्शन किया जाए मटेरियल का, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाए। बी एफ स्किनर क्लेम दैट द लैंग्वेज शुड बी लर्न थ्रू।
बीएफ स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा है रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट के माध्यम से इसको पढ़ाया जाए। पृष्ठ पोषण, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बीएफ स्किनर के लर्निंग प्रोग्राम के। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, किसको देती है ज्यादा इंपॉर्टेंस? स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम स्पीच पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पीच पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिक्वायर्स सर्टेन डिफाइंड स्टेप, आउट ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप इज, अगर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हम ओरल ड्रिल कराएंगे, बच्चों को लैंग्वेज के माध्यम से सिखाएंगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, आज के समय में जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आ गई है इसने किस चीज को रिप्लेस कर दिया है? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो स्ट्रक्चरल टीचिंग जो हमारी थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया है, मटेरियल को ग्रेडेड करने के बजाय भी समझाया जा सकता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन, तो किस बात पर है? ये एनालिसिस पे बेस्ड है, कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर पे, फंक्शनल लैंग्वेज पे और यूजेस ऑफ द लैंग्वेज एक्यूरेटली, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस ऑन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज किस बात की पारस्परिक निर्भरता पर बल देती है? तो जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इस बात को समझाने का प्रयास करती है कि हम लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बीच में इंटरडिपेंडेंस रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग स्किल इज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज से जब हम लैंग्वेज को पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन टीचिंग मेथड से, तो लैंग्वेज की मेन इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऐसे समय में अगर आप देखने की कोशिश करें तो मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो भी पढ़ा जाएगा उसको पहले टीचिंग प्रोसेस में समझेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हैज़ स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस होता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस होता है, ग्रामेटिकल एंड socio-linguistic, so all of these are there in communicative language competence. Next है main aim of communicative language teaching is, भारत में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर, बच्चों को स्पीकिंग और लर्निंग पढ़ाने की जरूरत है। विच ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक्स, तो लैंग्वेज टीचिंग में हम किस चीज को फॉलो नहीं करेंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पैटर्न प्रैक्टिस हम फॉलो नहीं करेंगे, बच्चे को किसी भी एक स्ट्रक्चर या पैटर्न के माध्यम से नहीं समझाया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग इंपॉर्टेंट टू द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो क्या चीजें जरूरी हैं? तो जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है वहां पर हम किस चीज को देखेंगे? तो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, जहां पर जिस संदर्भ में वो वर्ड यूज हुआ है वो संदर्भ यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टूडेंट इन द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, स्टूडेंट रोल किस तरीके का रखता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वो स्पीकर एंड नेगोशिएटर का रोल रखता है, बच्चा पूरी तरीके से रिएक्ट करता है और समझता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव आर essential, that's why option E सही होगा। What is the ultimate goal of the holistic approach, holistic approach से बच्चों को पढ़ाने का मेन गोल क्या है? तो all of the above will be the right answer. What are the effective ideas of holistic approach, holistic approach आपकी all round development है, इस कारण इसमें all of the above ही सही होगा। Which of the following cannot be the essential feature of holistic language learning, क्या चीज नहीं होगी जिससे कि हम स्टूडेंट्स को होलिस्टिक अप्रोच के लिए फॉलो रखें? आउटडोर क्लासेस मस्ट हैं, लर्निंग थ्रू द गेम्स ये भी है, हो सकता है ओरल ड्रिल भी हो सकती है, स्टूडेंट लेड क्लासरूम भी हो सकता है। बट जब हमको इन सब चीजों में देखना है तो ओपन ड्रिल को हम माइनस करेंगे, क्योंकि ड्रिल में व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच लर्निंग, होलिस्टिक अप्रोच लर्निंग क्या है? तो एक अप्रोच है जो स्टूडेंट को एक्टिवेट करती है सीखने के लिए और मोर इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ होलिस्टिक लैंग्वेज, तो होलिस्टिक लैंग्वेज के अप्रोचेस क्या हैं? तो फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक है, सोशल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। सो हियर I just close this lecture. Kindly like, subscribe, share and